धुरंधर पार्ट 1 के टाइम जब मैंने इस पर वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि ये झोंपड़ी वाला सिर्फ एक प्रोपेगेंडा यूट्यूबर है। आज मैं अपनी इस बात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैं गलत था। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ एक यूट्यूबर है। अब मुझे लगता है कि ये खुद को इंटरनेशनल जासूस ज्यादा समझता है। दुनिया भर की पंचायत करेगा, देश बचाने की एक्टिंग करेगा और आखिर में अपनी दुकान खोल के बैठ जाएगा, क्योंकि बॉस इसका एक ही उसूल है, ज्ञान भरी है पर कोर्स नहीं। कोड धर 42। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की सारी सीक्रेट फाइल्स, सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स इसी के पास जमा होते हैं, इसलिए इसको सब पता होता है। हर वीडियो में माहौल ऐसे बनाएगा जैसे इस बार वर्ल्ड वार बीजेपी की वजह से होगा और रुकेगा इसके खेड़े में। Isn't it? कोई डाउट नहीं है। नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी सोचता होगा, काश मुझे भी, काश मेरे पास ध्रुव राठी जैसा एडिटर होता जो अपनी आधी अधूरी क्लिप्स को थूक लगाकर ऐसा चिपकाता, ऐसा नैरेटिव सेट करता कि वो भी एक शांति दूत और धर्मात्मा लगने लगता। बंदा इतना शातिर है कि जहां इसका नैरेटिव सेट नहीं होता, वीडियो का वो हिस्सा ही उड़ा देता है। अब जैसे फिल्म की शुरुआत में एक सीन है जहां एक सिख भाई को जिंदा जलाया जा रहा होता है पाकिस्तान में। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानी है पतलू राम, वो सबसे पहली पहचान है उनकी। इसने उन मुसलमानों के आगे लगने वाला प्रीफिक्स पाकिस्तानी ही उड़ा दिया। मुस्लिम तो और भी हैं दुनिया में, 57 कंट्रीज हैं, पर ये स्पेशल हैं पाकिस्तानी। लेकिन इसने किस बात पे जोर दिया? मुसलमानों को बारबैरिक दिखा। अबे हिंदू दिखा देते तो ठीक था, खुश हो जाता तू, तब तो फिल्म सेकुलर हो जाती। मुगले आजम हिंदू पाकिस्तान में, मजाक है क्या? 2% भी नहीं छोड़े उन्होंने। कहां से दिखा देते? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हाँ, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है उस कचरा पेट्टी का नाम। 2% भी हिंदू नहीं छोड़े पाकिस्तानियों की जिहादी सोच वाली पब्लिक ने। और ये ईमान के जज्बे वाला काम उन्होंने कैसे किया? ब्लास्फेमी के नाम पर मासूमों को ठिकाने लगाकर, तलवार के जोर पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर। लेकिन हमारे इंटरनेशनल जासूस को वो तो इम्पोर्टेंट ही नहीं लगा। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं। पॉइंट बदल दिया साला। फिल्म की कहानी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि फिक्शन है, सिर्फ फिक्शन है। तब भी मूवी का प्लॉट कहां प्ले हो रहा है? लियारी में, कराची, पाकिस्तान। और इसके लिए वो पॉइंट इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि उस कचरा कंट्री की ग्राउंड रियलिटी और माहौल कैसा है। ये सीन उतना ही अनइम्पोर्टेंट है। ना बिल्कुल नहीं। कहता है डायरेक्टर ने ये सीन हमारी, यानी कि आप और मेरी जैसी ऑडियंस का मूड सेट करने के लिए डाला है। मोदी भक्त धर्मपरायण हिंदू जनता जब तक सर तन से जुदा वाले नारे ना सुने, उनका मूड ही सेट नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इसके एजुकेशनल वीडियो में जब तक मोदी और बीजेपी का नाम घसीटा ना जाए, साला इसकी एजुकेशन ही पूरी नहीं होती। सही है ना? नंबर 1, इसने ये दिखाने की कोशिश की कि ये दिल दहला देने वाला कांड पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी शांति स्थापित मुल्क, पीस का नोबेल प्राइज जीतने वाली कंट्री में हुआ है। इसकी माने तो सीन जरूरी नहीं था, इसके बगैर भी स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाया जा सकता था। मूड सेट। अबे क्रिस्टोफर नोलन के खब्बे, फिल्म में अगर मूड सेट नहीं किया तो देखेगा कौन? बता, तू अपना मूड सेट करने के लिए मियां खलीफा के वीडियो नहीं देखता? उसके बाद ये अपनी बकवास स्क्रिप्ट बकना शुरू करता है ना। और नहीं तो क्या? सरकार, पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। मोदी सरकार से जुड़े रियल इवेंट दिखाते ही 4 घंटे की मूवी मोदी की एड कैंपेन बन जाती है, वो भी एक इंटरवल के साथ। अब सरकार उस टाइमलाइन में मोदी जी नहीं तो क्या केजरीवाल को पीएम दिखा दे? नोटबंदी पर भाषण राहुल गांधी का दिखा देना चाहिए था। इस लंडे चीड़े को कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आता। कहता है नोटबंदी की पीड़ा सबने झेली है, फिल्म उसको झुठला रही है। Isn't it? अबे आरबीआई की एक्सपायर्ड स्टैंप, ये नोटबंदी पर बनी तेरी बकवास डॉक्यूमेंट्री थोड़ी है जो एक बार नोटबंदी का सीन आते ही क्लाइमैक्स तक नोटबंदी का ही रोना चलाते। उसके लिए तो है ना 20 मिनट दहाड़ मार के रोने के लिए, वो भी बिना इंटरवल के साथ। मूवी नोटबंदी पर नहीं बनी, वो बस एक सीन था। नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग, कंपैरिजन तो देखो भाई इसका, किसका किसके साथ कर रहा है। अगर इंडिया में सच में नॉर्थ कोरिया जैसी तानाशाही होती ना, तो तू जो इंडिया गेट के सामने ये सीना ताड़कर चंद्रशेखर आजाद बनकर फोटो खिंचवा रहा था, वो ना खींचती, उसकी जगह तेरे बाल खींच लेती सरकार। जर्मनी से इंडिया में एयरपोर्ट पर कदम रखते ही तुझे वीआईपी स्पेशल सर्विस मिलती, पुलिस अतिथि देवो भव कहकर तुझे वहीं से उठा लेती। फिर किसी अंधेरे अंडरग्राउंड तहखाने में तुझे राष्ट्रभक्ति का ऐसा क्रैश कोर्स करवाती कि तू नींद में भी बड़बड़ाता। #PKMKB कूपन कोड है। तब तुझे जाकर समझ आता कि असली तानाशाही किसे कहते हैं। कोड मोदी 42। शक्ल देखो इसकी, लगता है आदित्य धर ने नींबू ज्यादा निचोड़ दिया। खट्टा खट्टा लग रहा है इसको, पैर भारी, दिमाग भारी हो गया इसका। लोग 500 रुपए देकर इलेक्शन एड देखने जाते हैं। आदित्य धर डायरेक्टर नहीं, बीजेपी का प्रमोटर है।
क्या बात, तू नहीं चाटता बे, तू नहीं है किसी का चाटुकार। महाचाटुकार। राइट, तू खुद एक महाचाटुकार है जो जर्मनी में बैठकर बस दिन रात एक ही इकोसिस्टम का एजेंडा चलाता रहता है। साला यही काम दूसरे करे तो प्रमोटर और ये करे तो ब्रांड एम्बेसडर। वाह भाई वाह। आदित्य धर को कम से कम ये तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है, किसको प्रमोट करने में फायदा है देश का, देश का, देश का। उसने अपनी फीलिंग पर्दे पे दिखाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए दिन रात मेहनत तो की। तू तो बस विदेशी न्यूज़पेपर की कटिंग और व्हाट्सएप के फॉरवर्ड को अपनी एजुकेशनल चाशनी में डुबोकर प्रोपेगेंडा सेट करता रहता है बे। दूसरों को चाटुकार बोलने से पहले अपना खुद का ये पॉलिटिकल पीआर वाला धंधा तो देख ले। इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। तू अपना थोड़ा दिमाग लगा और सोच, थोड़ा ही लगाइयो वरना खत्म हो जाएगा। लोगों की पसंद पर जरा गौर फरमाइए जहां पना। अगर पब्लिक अपनी जेब से 500-500 रुपए देखकर सिर्फ एक एड देखने थिएटर जा रही है तो सोच उस बंदे का जलवा और ओरा किस लेवल का होगा बे। नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर, मतलब उस बंदे का क्रेज ही ऐसा है कि लोग उसकी एड देखने के लिए खुशी खुशी पैसा दे रहे हैं। फिल्में दिखाकर सरकारें बनती ना तो जवान पठान के बाद शाहरुख खान भी कहीं का सीएम होता। बिल्कुल सही है। तुझे सच में लगता है कि एक फिल्म बनाने से वोट मिल जाते हैं? यस सर। तो जाना अपनी फेवरेट पार्टी को बोल दे कि वो भी अपनी एक फिल्म बना ले। अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। अब किसी ने अगर मूवी बनाकर अपना नैरेटिव दिखा दिया तो छाती क्यों पीट रहा है? अब हिस्ट्री रीराइट कैसे हो गई? देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। क्या रीराइट कर दिया बे शुतुरमुर्ग के अंडे? कंधार हाईजेक, 26/11, नोटबंदी खुद से जोड़ के दिखा दी, या तेरे अंकल दाऊद इब्राहिम तेरे जान से प्यारे पाकिस्तान की सेंटा क्रूज वाली छवि पर टट्टी कर दी। इसको ये सब झूठ लगता है। इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं कि देख देख कर इसकी आंखें भर आई। इसको तो अपने इंडियन होने पे शर्म आने लगी। ये सोच सोच कर ये 45 से 25 किलो का हो गया कि यार मैं भी कभी इस देश से हुआ करता था। जूली भाभी जी और इसके जर्मन दोस्त इसे ताना मारने लगे कि अबे साले तू तो कहता था तू उस देश से है जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन फिल्म तो कुछ और ही कहती है। बिल्कुल सही पकड़े हैं बेगैरत आदमी। याद है मूवी कहां से स्टार्ट होती है? कांधार हाईजेक पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, वो भी एक इंटरवल के साथ। इंटरवल एक नहीं 2 हैं इसमें। एक पहले वाले में था, एक इस वाले में है। टोटल 7 घंटे की मूवी में 2 इंटरवल तो बनते हैं। एनीवे पॉइंट पर लौटते हैं। पड़ोस में ही रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। पार्ट 1 से डायरेक्टर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है बिगाड़ने का वक्त आ गया है और बदला लिया गया, फिल्म में भी और असल में भी। हिंदू बहुत ही झूठा ये सब, पढ़ ले, नाम दिया है, डेट भी दी है, जाके देख रिकॉर्ड में कौन है ये सारे के सारे झोंपड़ी वाले, और फिर आकर बताना कि कितने झूठ है इनमें। मूवी भारत की बदली हुई सोच, भारत के बदले हुए एक्शन के बारे में है। अब ये कहेगा भारत सरकार ने तो कभी माना ही नहीं कि ये सब हमने करवाया। ऐसा कर तू ले ले क्रेडिट, एक वीडियो बनाकर कह दे कि ये तूने करवाया है। तू ही ले ले निशाने इम्तियाज मुनीर सरकार से। यहां तो ना सरकार को चाहिए, ना आर्मी को, ना किसी और को। तू ले ले, रख ले। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला, जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। तो अब इसमें आदित्य धर क्या करे? उसे थिएटर के बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए, पाबंदी है, कोई नेता मेरी फिल्म का नाम नहीं लेगा। अगर फिल्म का भोकाल है और किसी नेता को उसमें अपना फायदा दिख रहा है तो वो तो बहती गंगा में अपना हाथ धोएगा ही। तू नहीं धो रहा। इसमें डायरेक्टर की क्या गलती? नेता लोग तो पब्लिक का मूड देखकर फायदा उठाते ही हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि फिल्म उन्होंने बनवाई है। अभी तो इतनी गजब की राय दी जान के टोटे, तुम बनवा लो। ये तो काम ही बड़ा आसान है। मेन लीड तलाशने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तू है 2-4 लल्ली छल्ली बस और इकट्ठा कर लो और अपनी बना लो और दिखा दो जो दिखाना है। एक बात और बता, पाकिस्तान वाले तेरा रेफरेंस दे देकर इंडिया को झूठा बता रहे हैं। तो क्या ये वीडियो बनाने के लिए उन्होंने फंड किया तुझे? आईएसआई का एजेंट है तू? एड कैंपेन चलाता है उनका? नहीं ना। यहाँ ऐसा नहीं होता प्यारे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले तेरे वीडियोस को अपने ट्विटर हैंडलर पर शेयर करते हैं और पब्लिक से उम्मीद करते हैं कि तेरी क्लिप्स देखकर उन्हें थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति हो और उनको आने वाले इलेक्शन में वोट मिले। तो क्या हम ये मान लें कि तेरी स्क्रिप्ट भी श्रीमान राहुल गांधी या केजरीवाल जी लिखते हैं? हमने कभी बोला बहुत ही चाटता है तू? क्या कहते हैं उसको? महाचाटुकार। हाँ, जब तेरा वीडियो दिखाकर पाकिस्तान वाले अपना एजेंडा सेट कर सकते हैं, अपनी रोटियां सेक सकते हैं, तो कोई इंडियन नेता एक देशभक्ति वाली फिल्म का रेफरेंस देकर क्यों नहीं? लॉजिक नाम की कोई चीज बची है दिमाग में? या वो भी कूपन कोड धर 49 के साथ 42% डिस्काउंट पर बेच दी? अब पाकिस्तानियों की बात आ ही गई है तो थोड़ी पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। इसके वीडियो को देखकर
इसके वीडियो को कोट कर करके पाकिस्तानी भी डायलॉग मार रहे हैं। आप ये देखें कि इस गाने की बीजेपी के ऑफिशियल है जो, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए जो इस मूवीज में गाने यूज हुए हैं, जो सॉन्ग यूज हुए हैं, वो यूज किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अंडे के खोल में बैठा ये चूजा ही बोल रहा है, ये जमील जमाली भी भड़का हुआ है। मोदी का प्रोपेगेंडा आईटी का जो उनका सेल है उसका एक मूवी का बताऊंगा जिसके ऊपर इतना इन्होंने खर्च किया है। आजकल जो मूवीज बन रहे हैं जो एडवर्टाइजमेंट के तौर पर बन रहे हैं, है ना ध्रुव बंदर के डायलॉग एग्जैक्टली ध्रुव जैसे। एग्जैक्टली भाई जो मजा आ गया यार, पिछले 3 महीनों से तारीफें बटोर रहा था, ये पूरा चांदरमा बना हुआ था। देखो देखो मेरे को दिखाया है, देखो देखो ये मैं हूं। एंड में जब इसको इंडिया का स्पाई दिखाया तो दस्त लग गए कि अब मुनीर एंड कंपनी कंबल में लपेट के मारेगी। इसने चैलेंज कर दिया इंडिया को। आपको रो का एजेंट बताया गया और कह रहे हैं ये तो रो का एजेंट है। तो कल वेरी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बैक टू द लाठी साहब। जो लोग नए हैं ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं कृपया जान लें, बेसिकली इस चैनल पर पाकिस्तानियों को ही रगड़ा जाता है। उनको बजाने के लिए ही इस चैनल की स्थापना की गई। ये भाई साहब तो बस यूं ही चलते फिरते सामने आ गए और बोले डीजे वाले बाबू मेरी भी बजा दे, मेरा भी गाना बजा दे। अदरवाइज अपना एक और चैनल है MIB रोस्ट, वहां होती है लोकल रोस्टिंग। कृपया देखिएगा, लाठी साहब के ज्यादा धुलाई वाले वीडियोस उधर ही पड़े हैं। लाठी साहब और इनके जैसे बाकियों को इनका अपना फूफा दाऊद बेचारा लग रहा है। कहते हैं विलेन का काम मार खाना होता है, तारीफें करना थोड़ी ना। सही कहते हैं। हीरो से मार भी खाओ। हीरो मतलब मोती, इनकी नजर में हीरो वही है, हमजा नहीं। हाँ तो इनके हीरो हमारे विलेन को, इनके विलेन हमारे हीरो की तारीफें करनी पड़ रही हैं। इन बेचारों को हर सीन में मोदी की तारीफ भी करनी पड़ रही है। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। तू दाऊद के पैरों में बैठा था, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा था, सुबह शाम दोपहर की गोलियां गिन गिन के मुंह में ठूंस रहा था, जो तुझे पता है कि उसने ऐसा नहीं कहा था। हालत देख उसकी क्या बना दी, ऐसे ही थोड़ी ना हो गया। पतलूराम कौन नहीं कहता पाकिस्तान में की। जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। यो तोरी आंटी फज्जी, ये किरण, ये कौम का फक्कर मुनीर, शिब्बू, कौन नहीं छाती पीट रहा चाय वाले के नाम पे। और तो और तू भी तो है, खुद देख ले क्या हालत बना ली तूने अपनी। उनकी चाय बिके ना बिके, लेकिन तू तो बढ़िया बिक रहा ना जब से चाय वाला आया है। तुझे क्या लगता है ओसामा ने जॉर्ज बुश के लिए नहीं कहा होगा कि जब से ये बुढ़ऊ आया है मेरी फटके फ्लावर हो गई है। असल जिंदगी में भी बड़े बड़े माफिया, अतीकी देख लो, दूर क्यों जाते हो फिल्म में दिखाया है। क्या था इसका बयान, मिट्टी में मिला दिया। झूठ है या देखा नहीं तूने। विलेन की फटी पड़ी हो तो पर्दे पर दिखाना प्रोपेगेंडा। तुझे कैसे पता कि वो जिंदा लाश बना बेड पर नहीं पड़ा है, कच्चे काट रहा है। जो उसके मुंह से बुलवाया गया ये डायलॉग तुझे मजाक लग रहा है। ऐसी लाइनें विलन से बुलवाना बहुत ही स्टूपिड चीज है। सुन, हिंदुस्तान पिछले छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। दर्द महसूस किया, कर लिया होगा, हम दर्द जो ठहरे। मोदी स्थान डिक्टेटर है। अवाम की किस्मत को ताले लग गए, मईशत तबाह बर्बाद हो गई। एक नहीं दो नहीं, हर चीज की कीमत में 100 गुना इजाफा हो गया। मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ कि ये शख्स नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएगा। इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बैठकर प्रधानमंत्री की इफेक्टिवनेस का रिव्यू दे रहा है। अबे रिव्यू नहीं, रंडी रोना कहते हैं इसको। तेरा फेवरेट सुपरस्टार उंगलियों पर नचाया करता था कभी मुंबई को, अक्खा बॉलीवुड सल्यूट मारा करता था इसको। आज ज़ॉम्बी बना बेड पर पड़ा है तो तारीफ तो बनती है। कौन सी फटीचर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तू, पढ़ा भी है कि नहीं? तुझे सेलिब्रेशन और मातम में फर्क समझ नहीं आता, या फिर हमारा ही दोष है? जर्मनी में ऐसे ही करते हैं सेलिब्रेट, पता नहीं भाई, हम देसी लोग करते होंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के क्या हालात जज्बात हैं चाय वाले के पीएम बनने के बाद मत बता। रोज ईच एंड एवरी डे दिखाता हूं मैं इसी चैनल पर इनका रोना धोना। स्पेशलिटी अपनी, सब्सक्रिप्शन ले ले तू भी, कोई कोड नहीं लगाना। पोर्की रुदाली देखकर मजा ना आ जाए ना तो पैसे वापस। देश के प्रधानमंत्री का नाम तू तड़ाक से लेने वाला ये आदमी जब अतीक अहमद जैसे गुंडों की बात करता है तो माननीय, सम्माननीय, गणमान्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अब देख लो भाई, जिसका खुद का टेस्ट ही ऐसा हो वो हमें जीभ की एनाटॉमी और फंक्शन सिखा रहा है। पहले आपको एक तीखी मिर्च खिलाए, इतनी तीखी कि आपकी जुबान जल जाए, फिर उसके बाद आपको मिठाई खरीदनी ही पड़ेगी। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्राइमिंग कहा जाता है। इसे सब पता है क्योंकि ये 9 से 12 हलवाई और 1 से 3 मेंटल क्लिनिक चलाता है, इसलिए इसे गैस लाइटिंग, इमोशनल प्राइमिंग, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी की बड़ी समझ है। इसलिए इसने पकड़ लिया कि डायरेक्टर डिस्क्लेमर की आड़ में मासूम जनता की इमोशनल प्राइमिंग कर रहा है। असलियत में ये डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है। डिस्क्लेमर होता क्या भाई, वो भी तो बता। वो छोटे छोटे अक्षरों वाली लाइन जो स्क्रीन के नीचे फ्लैश होती है। ठीक है, फिल्म का डिस्क्लेमर कहता है कि फिल्म फिक्शनल वर्क है, लेकिन इसमें मोदी जी का असल चेहरा, नाम और दाऊद का असली नाम क्यों ले लिया गया? यही सेम रोना इस अभिशाप का था।
नवाज शरीफ को पार्ट 2 में नवाज शफीक बना दिया, नरेंद्र मोदी को सुरेंद्र मोदी क्यों नहीं बना दिया? अबे तुम लोगों ने आज तक कोई ढंग की फिल्म देखी भी है कि नहीं, या फिर अल जजीरा की फेक डॉक्यूमेंट्री चाटते रहते हो? दुनिया की हर सच्ची घटना पर आधारित फिल्म में सेम डिस्क्लेमर चिपकाया जाता है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड कोई भी बायोपिक या रियल लाइफ इंसिडेंट पर कोई फिल्म बनती है तो उसमें असली नाम और फुटेज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर यही रहता है। और ये किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं होता झोंपड़ी वालों। ये डिस्क्लेमर इसलिए डाला जाता है कि तुम जैसे वेल्ले और प्रोपेगेंडा करने वाले लोग डायरेक्टर को फालतू में ही मानहानि, कोर्ट कचहरी के चक्रों में ना घसीटते फिरे। ये एक बेसिक लीगल शील्ड है, तू भी तो इस्तेमाल करता है। कैरेक्टर असली होते हैं, घटना असली होती है, बस कहानी में थोड़ा ड्रामा और डायलॉग्स ऐड किए जाते हैं। उनकी वजह से फिल्म में फिक्शनल वाला डिस्क्लेमर लगाया जाता है। काम कर, ये बेसिक सा चीट कोड अपने YouTube ब्लूप्रिंट वाले कोर्स में डाल दे, ज्यादा बिकेगा। ऐसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून कह तो दिया, अब क्या पेड़ से लटक कर चमगादड़ पोज में फिर से कहेगा? फिक्शनल वर्क की आड़ में तू क्या क्या बोल जाता है, तुझे नहीं पता? ज्ञानचंद, तूने भी तो कहा था कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई, बोलने की आजादी नहीं रही, अल्लाह को प्यारी हो गई। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि प्लान बीजेपी IT सेल की कॉन्स्पिरेसी है। फिर भी तूने देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक से बोलते बोलते 30 मिनट की वीडियो पेल दी ना, 50-60 मिलियन व्यूज भी छाप लिए टोटल। तुझे जेल में डाला गया, तेरा बाल टेढ़ा मेढ़ा वो बांका हुआ। भाई इतनी भयंकर तानाशाही तू कैसे जेल गया? ये कौन से च्यवनप्राश का असर है, बताइए? ये तो सब इत्तेफाक है। भाई के दिल में देशद्रोहियों और गुंडों के लिए बहुत ही प्यार भरा है। इतना सुलझा हुआ इंटेलेक्चुअल इंसान है ना कि आतंकवादियों का नाम भी बड़े अदब और इज्जत से लेता है। ये कमाल की ट्रेनिंग पक्का इसे पाकिस्तान में मिली होगी, वहां भी यही रिवाज है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। पहले इसे किम जोंग उन की फिक्र सता रही थी, अब ओसामा बिन लादेन की याद आ गई, जैसे ओसामा इसका पुराना क्लाइंट हो। अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट। आदित्य धर फिल्म बनाता यानी ये तो पता नहीं, लेकिन अगर ओसामा जिंदा होता तो तू सम्माननीय ओसामा जी पर एक वीडियो जरूर बना देता। इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट। तेरे इतने मोहब्बत वाले वीडियो देखकर वो तेरा फैन हो गया होता। अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता ना तो वो अपनी इमेज सुधारने के लिए आदित्य धर के पास नहीं जाता, सीधा तुझी से कांटेक्ट करता। तू ही है एक, तू ही है मेरे पास। यस, जो उस पर एक एजुकेशनल वीडियो बनाकर उसे शांति दूत साबित कर सकता था। फिर से बात करूंगा उस ओपनिंग सीन की जिसमें एक सिख भाई को जिंदा जला दिया जा रहा था। वही सीन जो इसके लिए गैर जरूरी था। इस सीन को अगर आप फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो भाई ना पड़ने वालों को तब भी नहीं पड़ा था जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ जो होता है वो हवा हवाई बातें नहीं है। दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स में ये दर्ज है। क्या होता है वहां बेअदबी की आड़ में? साल 2020 में पाकिस्तान में चर्च जलाए गए, सिंध में हिंदुओं के घर फूंके गए। अबे चोमू, जहूर मिस्त्री का कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए जरूरी था वही जहूर मिस्त्री, वो गुद्दे भरे वाला कांधार हाईजेक का मास्टरमाइंड। उसे वो दुकान कैसे मिली और दिखाया भी है। इकबाल कहता है कि उसे वो दुकान चाहिए थी, कैसे मिली वो दुकान? पाकिस्तान की गलियों में नफरत कैसे भरी है ये दिखाना जरूरी था कहानी के लिए, क्योंकि ये स्क्रिप्ट नहीं रियल है। लाठी साहब अब आपके वीडियो में से ग्रीन स्क्रीन निकाल दें तो भी वीडियो चल जाएगा, लेकिन वो क्या ध्रुव राठी वाली फील देगा? नहीं ना, पक्का बता रहा हूं भाई। इसका तो दिल कर रहा होगा कि जहूर मिस्त्री से भारत माता की जय बुलवाए जाने वाला सीन भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है। बताओ, गन पॉइंट पे भारत माता की जय, लेकिन इसको लगा कि ज्यादा हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन काउंट गिर जाएगा, जैसे कि इसका जमीर गिरा हुआ है, इसलिए इसने जोड़ दिया, स्क्रिप्ट से निकाल दिया। मुगले आजम नोटबंदी के बारे में पता है क्या कहते हैं? कि फिल्म देशवासियों के दिल से खेल रही है। इधर होता है क्या? हाँ, वो पाकिस्तानी वीडियो अपन बहुत बनाता ना, इसीलिए हो जाता है यार। फिल्म नोटबंदी के इवेंट्स पर पब्लिक के इमोशंस को झुटला रही है, वही इमोशंस जो देशवासियों ने जिए हैं। फिल्म दिखाती है कि पहले पाकिस्तान ने 11,000 करोड़, उसके बाद 60,000 करोड़ फेक करेंसीज इंडिया भेजी और मोदी जी ने देश को बचाने के लिए नोटबंदी कर दी। देश बचाने के लिए नोटबंदी कर दा, कोई सेंस है इस बात का? इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? बात तो सही है यार, मतलब 70 करोड़ की फेक करेंसी बताकर पकड़ी कितनी? आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट कर। बोले तो यहां भी दबा के प्रोपेगेंडा, जिसके लिए बेचारे मेजर इकबाल को अपने डैडी से माँ बहन की गालियां खानी पड़ी, जूतियां लग। बात करते हैं उसकी भी, लेकिन अभी इसे ध्रुव तारे की टिमटिमाहट को शांत कर दे। अबे थोड़ा कॉमन सेंस लगा। आरबीआई ने 43 करोड़ की
फेक करेंसी डिटेक्ट की। मतलब आरबीआई तो वही नोट पकड़ेगी ना जो पहुंच में आए, जो बैंक के काउंटर तक पहुंचे, मशीन में चेक हुए। जो फेक नोट सिस्टम से पहले ही डर से गायब हो गए उसका क्या? तुझे क्या लगता है आईएसआई और कश्मीर के पत्थरबाज अपना हवाला और टेरर फंडिंग का पैसा एसबीआई के ब्रांच में एफडी कराने जाते होंगे, या आतंकवादी बैंक की लाइन में खड़े होकर कहते होंगे लो भैया 60,000 करोड़ मेरे खाते में जमा कर दो? नोटबंदी का सीधा सा गेम यही था कि पाकिस्तान ने हजारों करोड़ के नकली नोट अंडरग्राउंड मार्केट में भर दिए थे और वो एक ही झटके में रद्दी बन गए। और जब वो नोट लीगल टेंडर ही नहीं रहे तो कोई उन्हें आधार कार्ड दिखाकर बैंक में एक्सचेंज कराने क्यों जाएगा? चाचा चौधरी कुछ तो आरएनडी अपने आप कर लिया कर, टीम के भरोसे इतना मत रहा कर। 48 करोड़ का आंकड़ा पता नहीं किस अखबार की कटिंग से उठा लाया। 48 करोड़ तो नदी नालियों में पड़े थे, बोरियों में भर के। आरबीआई के अनुसार करीब 10,700 करोड़ की करेंसी वापस ही नहीं आई। इंस्पायर्ड बाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड के बेस पर लिखेगा तो यही होगा, गालियां खाएगा कमेंट में और 42% से ज्यादा गालियां होते ही कमेंट सेक्शन डिसेबल कर देगा। मूवी में मेजर इकबाल का बापू आई मीन अब्बा उसे झाड़ पिलाते हुए कहता है कि तूने तो बोला था इस बार तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे। तूने अमेरिकन के डॉलर्स भर भर के इंडिया के एनजीओ, मीडिया, यूनिवर्सिटी, सोशलिस्ट सबको दिलवाए, फिर भी मोदी जी की सरकार बन गई। कैसे हो गया? शेरलॉक होम्स अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि ये इसलिए हो गया क्योंकि ये हुआ ही नहीं था, सब झूठ था। ये सिविल सोसाइटी की आवाज दबाने का तरीका है, एनजीओ और सोशलिस्ट को आईएसआई द्वारा फंडेड दिखाना। अगेन एक प्रोपेगेंडा था। ये फिल्म लिटरली आईएसआई मतलब अगर कोई चोर बैंक लूटने जाए और नाकाम हो जाए तो भाई साहब के हिसाब से तो चोरी की प्लानिंग हुई नहीं, क्योंकि बैंक तो लूटा ही नहीं गया, सब फिक्शन है। अगर कोई दुश्मन, कोई क्यों, पाकिस्तान अपनी चाल में फेल हो जाए मतलब उसने ऐसी प्लानिंग करी नहीं थी। अबे कोई तो बताओ इसे कि एनआईए ने खुद सबूत दिए जहां कश्मीर में एनजीओ के जरिए पाकिस्तानी पैसा मदरसों और दंगों में इस्तेमाल हुआ। कश्मीर में एनजीओ और ह्यूमन राइट्स के नाम पर पाकिस्तान से करोड़ों का फंड आता था और उसी पैसे का इस्तेमाल वहां मदरसों में ब्रेन वॉश, सड़कों पर पत्थरबाजी और दंगे भड़काने में होता था। कभी कभी तो लगता है कि इसका चैनल बस आईएसआई की पीआर एजेंसी बनकर रह गया है। ये चव्यन प्रकाश अतीक अहमद के खिलाफ सरकार द्वारा किए गए दोगलेपन पर भी प्रकाश डालते हैं। कहते हैं कि मूवी में अतीक अहमद की मौत को एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह दिखाया गया। अगर उसके आईएसआई के साथ कनेक्शन प्रूव हो गए थे तो पार्लियामेंट में उसे श्रद्धांजलि क्यों दी गई? अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पार्लियामेंट में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। तू हमेशा आधा ही सच बताया कर। तूने अपनी ऑडियंस को यह नहीं बताया कि अतीक अहमद 2004 में फूलपुर से सांसद रह चुका था और हमारे देश की संसद का एक सीधा सा नियम है, प्रोटोकॉल है कि चाहे वो पार्टी पावर में हो चाहे ना हो, अगर किसी पूर्व सांसद की मौत होती है तो नए सत्र में स्पीकर के द्वारा उसका नाम पढ़े जाने पर उसे फॉर्मल आबिचूरी श्रद्धांजलि दी जाती है। ये कोई बीजेपी या मोदी जी का कोई पर्सनल इवेंट नहीं था, ये एक संवैधानिक नियम है जो हर एक मरे हुए सांसद के लिए निभाया जाता है। तू तो ऐसे छाती पीट रहा है जैसे मोदी जी ने खुद जाकर अतीक अहमद की कब्र पर फूल चढ़ाए हो या उसे भारत रत्न से नवाजा हो। अब बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस ऑपरेशन की। कर दी ना वही बात जो तूने पिछले वीडियो में करी थी। अगर सरकार उसे पार्लियामेंट में इग्नोर करती, प्रोटोकॉल तोड़ती, तो सबको पता चलता कि इसके पीछे तो कोई खुफिया ऑपरेशन था। साजिश, वो वर्ड तुम्हें ज्यादा समझ आता है। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो अबे ओवर इंटेलिजेंट आदमी, इंटेलिजेंस ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि वो खुफिया रहे। गलती हो गई, रो वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देना चाहिए था, एटलीस्ट तेरे को तो फोन करके बता ही देते। तो तू खोपड़ी पर यूरिया छिड़का कर, एक बार सुबह एक बार शाम को। बुद्धि है ना बुद्धि, वो थोड़ी फले फूले तेरी बुद्धि, तेरी वक्त से पहले बुढ़ी हो गई है। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन 2014 में बराक ओबामा ने खुद फोन करके मोदी जी को बधाई दी। क्यों? अब कहोगे शायद इलेक्शन जीतने के बाद वो पलट गए होंगे। ना ना, हम तो नहीं कहते, तू कह रहा है। याद आया चीटिंग करता है तू, इमोशनल प्राइमिंग कर रहा है ये कोर्स बेचने से पहले। यार एक ही बात बार बार समझानी पड़ रही है, प्रोटोकॉल। मैं अभी किसे समझा रहा हूं प्रोटोकॉल? जिसे अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम तमीज से लेने का प्रोटोकॉल नियम नहीं पता उसको। जिस आदमी का पूरा करियर इफेक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पैसे कमाना ही रहा हो, भैंस के आगे बीन बजाए ना तो वो भी थोड़ी सी स्माइल दे दे पर तू रोता ही रहेगा। प्रोटोकॉल और पसंद के बीच फर्क होता है। पूरी दुनिया जानती है कि वो कोशिश में थे प्राइम मिनिस्टर ना बने मोदी जी। भाई साहब ये वही अमेरिका है जिसने 10 साल तक मोदी जी को वीजा नहीं दिया था, लेकिन बाद में ट्रंप सैल्यूट मार रहा था। स्पेशल इवेंट हुआ था मोदी जी का। इसे जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी कहते हैं। जब कोई आदमी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का या फिर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट का बॉस बन जाए तो अमेरिका क्या हर एक देश अपनी ईगो जेब में डाल लेगा। ओबामा का वेलकम प्यार नहीं मजबूरी थी।
फिल्म के विलन मेजर इकबाल का हौसला देखो, 2023 में भी इंडिया के द्वारा लिया गया बदला देख रहा है। वो 2011 में ही मारा जा चुका था। शेरू बायोग्राफी नहीं थी, आदित्य धर ने क्रिएटिव लिबर्टी दिखाई यहाँ पर, सिर्फ ऑडियंस को एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए। कल को आदित्य धर एक फिक्शनल फिल्म बनाए, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, जिसमें वो औरंगजेब को आज के टाइम में भी जिंदा दिखाए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देख मुगल शाह आलम सेकंड की क्या हालत है, देख रंगून जेल में तेरा लास्ट मुगल दम तोड़ रहा है, आज तेरे गुरूर और राज की क्या हालत हो गई है। तो इसका मतलब ये कदापि नहीं कि औरंगजेब एक हीरो था, उसने कोई अत्याचार नहीं किए थे, उसने हिंदुओं के सर कलम नहीं किए थे, जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाया था। लेकिन आदित्य धर अगर ऐसा करें तो क्यों करेंगे? क्रिएटिव लिबर्टी, कहानी में एक ड्रामेटिक इफेक्ट डालने के लिए, जनता को एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए। अब पकड़कर थोड़ी लेकर आएंगे उसे। सेम पैटर्न में मेजर इकबाल को जिंदा रखा ताकि वही गुंडा जो हमारे देश में तबाही मचा कर गया था वो देखे अननोन गनमैन का जलवा, ऑडियंस को मिले एक पोएटिक जस्टिस, सिनेमाई न्याय। क्या बुरा हो गया? दवाइयां मिलती हैं दस्त की, भाई साहब ले लो। भाई लोगों, मैंने इस ध्रुव राठी के बहुत सारे पॉइंट्स छोड़ दिए। अच्छा बात नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इतने बड़े बड़े वीडियो बनाने की आदत नहीं है। सच बताऊं तो इसकी बेवकूफी को देख देख कर भाई साहब मैं बोर हो गया, दिमाग का दही हो गया साला। मैं हार मान गया मेरे आका, मैं मान गया कि आदित्य धर की फिल्म एक प्रोपेगेंडा है, 100% झूठ है। ये फिल्म उतनी ही झूठ है, उतनी ही प्रोपेगेंडा जितना कि ये कहना कि भारत 1947 में आजाद हुआ था, उतना ही बड़ा झूठ जितना कि ये बताना कि 1971 में हमने 93,000 पाकिस्तानियों की पैंटें उतरवाई थी। ये बिल्कुल उतना ही फिक्शन है जितना ये कहना कि पानी पीने से प्यास बुझती है। और ध्रुव राठी एक सच्चा इंडियन है। खैर, टाइम की कमी होने की वजह से मैंने इस पतलू राम के कई सारे फैक्ट्स छोड़ दिए। अगर आप चाहते हैं कि एक और एपिसोड आना चाहिए पार्ट 2 तो आएगा, बस कमेंट कर देना। और जाते जाते भाई मेरा भी एक कोर्स है, ये एकदम फ्री है। आपको बस इतना करना है, स्क्रीन के नीचे एक लाल रंग का बटन है, सोचो अपने दिमाग में ये पाकिस्तान है और इसको ठोको। ठीक है, अगली बार जब भी मैं कोई नई क्लास लगाऊंगा आपको पता चल जाएगा। अरे हाँ, मेरे इस कोर्स में एनरोल करने का कोड है राठी 007। और लाठी साहब, स्पेशल चैलेंज तेरे लिए, गूदे भर का जोर लगा लो, कर लो जो करना है, फिल्म तो ऐसी ही चलेगी। धुरंधर ना रुकेगी तेरे रोकने से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।